आज हम बात करेंगे साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारा सोशल साइंस का जो पहला वाला यूनिट है वही चल रहा है अभी, जो पूरा का पूरा आपका हिस्टोरिकल जो हमारे जो मोमेंट्स थे उनसे रिलेटेड है। तो उसी सीक्वेंस में हम आज साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइमन आयोग क्या था और ये भारत क्यों आया था, या इसको एज अ कमीशन इसको क्यों लाया गया था। तो जैसा कि हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं कि 1919 में के जो अधिनियम था उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे उनके सुधारों की समीक्षा की जानी है, या हम ये कह सकते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था वो उसमें एक अरेंजमेंट किया गया था कि जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड थे उन्होंने जो सुधार किए थे, जो रिफॉर्म्स किए थे, उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म तैयार किया जाए या उनके सुधारों की एक समीक्षा की जाए, ताकि उसमें परिवर्तन की संभावनाओं की जांच की जा सके या उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनको पूरी तरीके से टेस्ट किया जा सके। इसीलिए 1929 में एक आयोग का गठन किया जाएगा या एक ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो पूरी तरीके से चेम्सफोर्ड के सुधारों की पूरी तरह समीक्षा करेगा और उसमें यथासंभव जो परिवर्तन हैं उनकी जांच करने के लिए इसे 1929 में बनाया जाएगा। यानी ठीक 10 साल के बाद एक कमीशन बनाए जाने या एक आयोग बनाए जाने की बात कही गई थी या व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने 10 साल पहले ही यानी 3 साल पहले ही उन्होंने 8 नवंबर 1927 को ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग की नियुक्ति कर दी। और इस तरीके से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1919 के अधिनियम में जो ये व्यवस्था की गई थी कि 10 सालों के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा के लिए और उसमें परिवर्तन की संभावनाओं के लिए एक जांच समिति गठन की जाएगी और 1929 में जो आयोग गठित किया जाएगा वो इस तरीके के सुधारों की जांच करेगा। लेकिन जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने 3 साल पहले ही यानी 8 नवंबर 1927 को ही इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग की नियुक्ति कर दी और इस 7 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम साइमन आयोग पड़ा, या इस कमीशन को सर जॉन साइमन के नाम के आधार पर ही, या इस आयोग के अध्यक्ष थे वो, इसीलिए उसे साइमन आयोग भी कहा जाता है। तो ये जो 7 सदस्यीय जो दल था जिसको हम साइमन आयोग के नाम से जानते हैं, इसकी जो इसकी नियुक्ति थी वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी, यानी 2 साल पहले ही 1929 में आना था और ये 2 साल पहले ही आ गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से देखा जाए तो ये जो साइमन आयोग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके ऊपर चेक्स रखने के लिए भी इस आयोग का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं साइमन आयोग के प्रभाव क्या हुए थे। साइमन आयोग जब गठित किया गया उसके बाद 3 फरवरी सन 1928 को साइमन आयोग भारत आया, या हम ये कह सकते हैं 3 फरवरी 1928 को पूरी तरीके से ये 7 सदस्यीय दल एक आयोग के रूप में भारत आया और इस तरीके से हम इसे साइमन आयोग के नाम से जानने लगे। दूसरी बात, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस आयोग का बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से ले लिया गया था। मद्रास में जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पूरी तरीके से इस बात का निर्णय लिया गया था कि जब ये आयोग हमारे भारत में आएगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, किसी भी तरीके से हम इसे स्वीकृत नहीं करेंगे, और ये निर्णय जो था वो पूरी तरीके से सर्वसम्मति के द्वारा सभी दल के नेताओं द्वारा लिया गया था। तीसरी बात, साइमन आयोग के भारत आने पर देश के सभी नगरों में हड़ताल और जुलूसों का आयोजन किया गया। इसके प्रभाव क्या हुए कि जब साइमन आयोग भारत आया तो इसके लिए जो हमारे देश के जो छोटे छोटे जो राज्य नगर थे, जो जगह थी, स्थान थे, वहाँ पर जुलूस और हड़ताल आदि के लिए पूरी तरीके से लोग तैयार हो गए और पूरी तरह से इसका विरोध करने के लिए हड़तालें शुरू कर दी गई, बहुत तरीके के जुलूस निकाले गए और इस तरीके से साइमन आयोग का भारत आने पर ज़बरदस्त विरोध किया गया। तीसरी बात,
जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन तथा पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। जैसा आप सब पहले से ही जानते हैं कि किसी भी तरीके के रूल रेगुलेशंस को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया जाता था, और अगर उसका हम विरोध करते थे तो अंग्रेज जो सरकार जो थी वो अपना पूरी तरीके से अपनी एक ऐसी दमनकारी नीति अपनाती थी जिससे कि एनी हाउ उनके हर किसी के आवाज़ को दबाया जा सके या किसी को भी उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा देने के लिए हर तरीके से उसे कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता था। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ कि जब जनता ने इस आयोग का विरोध किया तो अंग्रेज़ सरकार ने इसे बहुत बुरी तरीके से इसका दमनात्मक तरीका अपनाते हुए उनके विरोध को कुचलने का प्रयास किया और जगह जगह पर पुलिस कार्रवाई का भी सहारा लिया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो साइमन आयोग था वो भारतीयों के लिए एक विरोध का आयोग था, लेकिन अंग्रेज इसे अपने सपोर्ट के लिए लेकर के आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरा इसी सीक्वेंस में एक और घटना है, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो मुस्लिम नेता थे उनके अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 19 मई सन 1926 को किया गया था। इस सम्मेलन में के अंत में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, यानी जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में एक ऐसी समिति गठित की गई जो पूरी तरीके से जो सर्वदलीय सम्मेलन में आए हुए जो लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से एक सर्वसम्मति से उस समिति का गठित करने का प्रस्ताव रखा और इस तरीके से मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 10 अगस्त सन 1928 को लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन में अपने संविधान का प्रारूप पेश किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे उनकी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 19 मई सन 1926 को किया गया था और इसी सम्मेलन के अंत में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना करके एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 10 अगस्त सन 1928 को लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन में अपने संविधान का प्रारूप यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा प्रारूप पेश किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, या उस संवैधानिक प्रारूप को ही हम यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये थी 1928 में प्रस्तावित की गई नेहरू रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के कारण क्या थे और इसके प्रभाव क्या पड़े। नेहरू रिपोर्ट का पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि जो साइमन आयोग की जो नियुक्ति हुई थी उसका जो विरोध करने के उसका जो विरोध हुआ था या साइमन कमीशन के विरोध के स्वरूप में जो अंग्रेज़ सरकार थी या उस समय जो वायसराय थे उन्होंने पूरी तरीके से भारतीयों को एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो क्षमता थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। खास करके जो भारत सचिव था उनके द्वारा भारतीयों की क्षमताओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा कि और भारतीयों को सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती दे डाली और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर आप अपने पूरी तरीके से अपना एक संविधान बनाओ, देखेंगे कि उस संविधान में आप किस तरीके से अपने प्रस्तावों को प्रस्तावित करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन का विरोध और उसके फलस्वरूप जो भारत सचिव द्वारा भारतीयों की क्षमता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था उसकी ही परिणति थी कि एक संवैधानिक चुनौती को ग्रहण करते हुए नेहरू रिपोर्ट जैसा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे हम अपने भारतीय संविधान का प्रारूप भी कह सकते हैं एक तरीके से। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था। यानी जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वो इस बात का दिया गया था कि जो भारतीय जो राज्य हैं उन्हें डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसी बात पर ज़्यादातर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रवादियों द्वारा डोमिनियन राज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन था, लेकिन जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा डोमिनियन राज्य के स्थान पर पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मांग की जाने वाली बात का ज़्यादा समर्थन किया गया, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों ने डोमिनियन राज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता के राज्य की मांग करने के लिए नेहरू कहा या ये कहा कि इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा सके। इस तरीके से देखा जाए तो लखनऊ की पुनः सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और
और इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देने के बाद जो भारतीयों के सर्वमान्य संविधान बनाने की जो चुनौती थी, उसे हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और न सिर्फ भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की मांग, बल्कि बहुमत से पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली मांग भी इस रिपोर्ट के अंदर रखी गई। और इस तरीके से देखा जाए तो लखनऊ पुनः सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को एज अ संविधान या एज अ संवैधानिक चुनौती इसको स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से इसे हम, क्योंकि नेहरू जी की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसे किया गया था, इसीलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे नेहरू रिपोर्ट के प्रभाव और उसके कारण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।